हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी और उसी में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं को हम लोग क्लियर है। देख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए देख लीजिए आप। तो कल जो हम लोग आपका पढ़ रहे थे, हमने इन सारी चीज़ों को एक एक करके गौर करके आपके देखने का, जानने का प्रयास किया और इतना हम लोग इसमें राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवहन क्षेत्र क्या होते हैं, कैसे कुछ है, इनको देख लिया। और सीमांत सड़कें क्या हैं, किस प्रकार इनका फॉर्मेशन है, कहाँ कब तक है, सीमांत लाइनें कौन सी होती हैं, रेलवे लाइन को कितने खंडों प्राखंडों में जोड़ा गया है, रेलवे लाइन चली कब 1853 में, बॉम्बे ठाणे 35 किलोमीटर चली। इन सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। गैस क्या है, पाइपलाइन के माध्यम से कैसे ट्रेड होता है, किस तरीके से कहाँ कहाँ पर पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं, कहाँ कहाँ पर अंतर्राज्यीय जो राज्य जलमार्ग हैं वो किस प्रकार सुविकसित हैं, इनको देखने का हमने प्रयास किया है। ठीक है, और उनको हम लोग देख भी रहे हैं कि किस प्रकार ये अंतर्राज्य जल में अपना ट्रेड कर रहे हैं। अब हम जल परिवहन की बात करते हैं कि आखिर में हमारा जो जल परिवहन है वो क्या है। तो हम जल परिवहन को देख रहे हैं और भारत में इसकी अच्छी खासी संभावनाएं हैं, यानी कि अंतर्राज्यीय जल परिवहन जो है हम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके सारे प्रारूप पर हम ध्यान देंगे कि कौन कौन से प्रारूप को हम लोग इसमें देख रहे हैं और कैसा कैसा इसका प्रारूप रहेगा। भारत के प्राचीन काल से समुद्र ये यहाँ यात्रा करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति और व्यापार को फैलाया है। कि अगर आप प्राचीन काल में देखेंगे तो समुद्र की यात्राएं करते थे लोग। आप देखते थे लोग समुद्र पार कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, अपने व्यापार किया करते थे, विद्वान जन पढ़ने के लिए यात्राएं करते थे, समाज को सीखने के लिए, संस्कृति, परंपरा और तौर तरीकों को जानने के लिए। इसके नाविकों को दूर तथा उसके पास भारतीय संस्कृति व्यापार फैलाते थे। जल परिवहन परिवहन के सबसे सस्ता साधन है। तो ध्यान रखना, जितना भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे सस्ती कॉस्ट अगर किसी की आती है तो जल ट्रांसपोर्ट की आती है। यानी कि चाहे तो आप इतना लंबा किसी और का ट्रांसपोर्ट करके देखो, लेकिन जितना सस्ता आपको जल परिवहन पड़ेगा उतना किसी का नहीं। मान लीजिए 1000 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है, प्लेन से शायद 1000 की ट्रैवल करने की कॉस्ट आपका 40 से 35 या 30 हजार रुपये आए या 20 हजार आए। ट्रेन से 1000 किलोमीटर की कॉस्ट वेरी करने में, अपना माल लाने के लिए शायद आपको 4 से 5 हजार रुपये लगे, लेकिन जन से लाने में उसकी कॉस्ट आपका 3 से 4 हजार रुपये। यानी कि काफी सस्ता आपका परिवहन का मार्ग है और इसलिए लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल भी करते हैं आज भी। हालांकि टाइम टेकिंग है लेकिन सस्ता बहुत है। ठीक है, ये हमको देखना है। अब देखिए, यह अनुकूल संसाधन के रूप में क्षमता, ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल है। सबसे बड़ी बात है ये जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का मूड है, ये हमारी ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल दोनों है। भारत में स्थलीय नौसेना संचालन 1400-500 किमी लंबा है। इसमें केवल 5658 किलोमीटर ही मशीनीकृत नौका द्वारा किया जाता है। यानी कि 14500 किलोमीटर लंबा जो हमारा ये ट्रैक है, इस ट्रैक को अगर आप देखोगे तो केवल 5600 किलोमीटर ही कैसा है आपका मशीनीकृत, यानी कि मशीन वाली नाव है। बाकी सब हम लोकल से करते हैं। आप कभी पूर्वोत्तर राज्य में जाने का मौका मिले तो आप देखिए कि उत्तर पूर्व राज्यों का आंतरिक जलमार्ग कितना महत्वपूर्ण है। उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है या एक जिले से पार करना है तो शायद रोड को पार करने में समय लगे, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो आपका इस तरीके का जो इनका परिवहन को यूज करते हैं इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, निम्नलिखित जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है। अब कुछ ऐसे जलमार्ग हैं इनको भारत सरकार ने उनको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है।
बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखना, हल्दिया से इलाहाबाद, ये पहला रूट है। हल्दिया पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में, सॉरी हाँ पश्चिम बंगाल में पड़ता, इलाहाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में। हल्दिया से इलाहाबाद मध्य गंगा जलमार्ग, यानी गंगा नदी से होते हुए जाएगा। 1620 किलोमीटर लंबा है और इसको कहा गया है वाटर जलमार्ग फर्स्ट। तो क्वेश्चन बन जाए कि वाटर जलमार्ग फर्स्ट कहाँ से कहाँ है, तो आप बताएंगे कि वाटर जलमार्ग फर्स्ट जो है भारत में इलाहाबाद से हल्दिया या हल्दिया से इलाहाबाद 620 किलोमीटर लंबा है। दूसरा है सदिया ध्रुवी। अब सदिया का स्टेट देखिए और ध्रुवी का स्टेट देखिए, आपको पता चलेगा 891 किलोमीटर लंबा है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है और नौगम है। ये कैसा है, मार्ग है। तो असम से होता हुआ इधर ध्रुवनसिरी से होते हुए जो मार्ग है ऊपर से होते हुए बंगाल तक पहुंचने के लिए NH2 बनाया है ब्रह्मपुत्र नदी का। इसके बाद NH3 सॉरी वाटर जलमार्ग जो आपका 3 की अगर हम बात करें तो केरल के पश्चिमी तट से लेकर, जिसको हम कोलापुरम कहते हैं, वहां से कोलापुरम से लेकर उद्योग मंडल और चक्कर नहरें कुल मिलाकर 205 किलोमीटर का है। तो इन 3 जलमार्ग को देखिए। और चौथा है काकीनाडा से पांडुचेरी नहर स्ट्रेच तक कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच है और ये 1078 किलोमीटर लंबा है और ये NH वाटर WNH जो है आपका 4 है। तो इन चारों जलमार्ग को देखिए। तो पहला NH हल्दिया से इलाहाबाद 1620, दूसरा सदिया ध्रुवनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी 891 NH2 WNH2 और दूसरा है कोटीपुरम कोलकम, यानी कि जो आपका केरल से लेके आपका पश्चिमी तट तक फैला हुआ है, ठीक। और ये 205 किलोमीटर का NH3 काकीनाडा पादुचेरी जो नहर डिस्टेंस से होते हुए गोदावरी कृष्णा से जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचता है, ये आपका NH4 को हमको दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखिए, ये आपने तीनों जलमार्ग को देख लिया, चारों सॉरी। अब मताई नदी महानदी पर डेल्टा चरण में ब्राह्मण नदी, तो मताई नदी और जो छत्तीसगढ़ वाली नदी है महानदी, उस पर भी है जो आपके पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ब्राह्मण नदी है, ये भी चलाती है। ये NH5 को आपको दिखाई देगी और 58 किलोमीटर लंबी है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है जो आपका परिवहन और मावंडी सुवारी जुआरगरी सुंदरबन और केरल और जलपाक्स, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है, ठीक है। इसका रूप आपको दिखाई देगा। प्रमुख पतन क्या है ये हम लोग आपका देखेंगे। भारत की 7516 किलोमीटर लंबी समुद्री डेल्टा रेखा है, क्लियर है, जो आपका 1200 किलोमीटर 200 मध्य छोटे पतन है और 95% व्यापार में संचालित है। स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात ही कच्छ में कांडला से पहले पतन विकसित किया जा सकता है। कह रहा है स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात जो कांडला आपका गुजरात है, यहाँ पर बहुत बड़ा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक गैस की पाइपलाइन आती है और हम क्या करते हैं, हम उनमें देखते हैं। हो गया। अब देखिए, जो देश का विभाजन है, अब देश के विभाजन से कराची पोर्ट पाकिस्तान में शामिल हो गया। उसका काम पूरी तरह से बम्बई पतन से होने वाले व्यापार को दबाव कम करने के लिए किया गया था। अब जो हमने कराची पोर्ट बनाया था वो बेसिकली इसलिए था कि बॉम्बे का जो लोड है वो हम कम कर सकें, लेकिन उसमें चला गया। अब मजबूरी थी कि कांडला, जिसे दीनदयाल उपाध्याय के पतन के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पड़ता है, गुजरात राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये गुजरात राज्य के अंतर्गत आपका पड़ता है। एक ज्वारीय है, कैसा नेचुरल पोर्ट है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र के लिए आयात निर्यात का संचालन है, यानी कि जम्मू से कोई ट्रेड होना है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इंडस्ट्रियल ट्रेड यहाँ से होता है। बम्बई बृहद पतन है, जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचालित पोत हैं। बम्बई पतन का परिवहन को ध्यान में रखकर इसे जवाहरलाल नेहरू पतन के रूप में विकसित किया गया है। अब बम्बई का नाम क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है।
बृहद पोर्ट है और सबसे बड़ी बात है नेचुरल बेस है। कैसा है? नेचुरल बेस पतन है ये। चलिए, पतन की सुविधा को प्राप्त करें। लोहा अयस्क निर्यात के निर्माण के मरगामा पोर्ट पटन देश में स्थित है। यहाँ के देश के कुल निर्यात का 50% लोहा अयस्क होता है। तो कौन सा पोर्ट है? मरमागाओ पोर्ट। और यहाँ से क्या होता है आपका? यहाँ से आपका बहुत सारा ट्रेड होता है। और ये जो पोर्ट है ये किसके लिए है? यहाँ से जो आपका लोहा अयस्क है वो ट्रेड होता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर और पतन कुद्रेमुख खान से निकला है। लोहा अयस्क निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोचीन पतन है और लैगून मुख पर स्थित एक प्राकृतिक पोर्ट है। कैसा है? लैगून मुख पर एक पतन पोर्ट है। न्यू मंगलोर पतन टैंकरों द्वारा कच्चे तेल का निर्वाह करता है। कैसे करता है? जो कच्चा तेल है उसका निर्वाह करता है। पूर्वी तट के पास स्थित तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पतन है। यह एक प्राकृतिक पोत है तथा इसकी पृष्ठभूमि में अत्यंत समृद्ध है। यहाँ पर श्रीलंका, मालदीव आदि देश भारतीय तटीय के विभिन्न वस्तुएं व्यापार को भी संचालित करती हैं। कह रहे बहुत सारे ट्रेड वर्किंग जो काम है वो आपका इंपोर्ट से होते हैं। जैसे पूर्वेस्टर्न में तूतीकोरिन है। तो तूतीकोरिन जो पोर्ट है ये हमने देखा है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पोर्ट है जो तूतीकोरिन है। चेन्नई आपने देख लिया तमिलनाडु में उधर, और इधर आप देख रहे हैं ये सब कैसे प्राकृतिक हुए। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम पोर्ट कैसा है? कृत्रिम पोर्ट। कृत्रिम का मतलब होता है ये नेचुरल बेस नहीं है, हम लोगों ने इसको बनाया है। ठीक है, कैसा है? कृत्रिम पोर्ट है। व्यापार की मात्रा लादने संदर्भ मुंबई विशाखापट्टनम से घिरा हुआ है। प्रारंभ में यह पतन लोहा निर्यात के रूप में विकसित किया था। उड़ीसा में स्थित पारादीप विशेष रूप से लोहा का निर्यात करता है। कोलकाता के अंतर स्थानीय रिवर का पतन है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बृहद समृद्ध सेवाएं दी गई हैं। जुआरे जो आपके टाइडल पोर्ट हैं के कारण हुगली नदी में दल छटाव, ये इन सब की जो नियमित रूप है वो सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती है। कोलकाता पतन में बढ़ते समय इसको कम हल्दिया पतन के रूप में आपका जाना जाता है। जो हल्दिया पोर्ट है हम इसके रूप में आपका जानते हैं इसको। देख लिया आपने। अब उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उन पर थोड़ा सा आप देखिए तो आपको क्लियर होगा। तो ये सिस्टम था पूरा हमारा। बड़े आकार के जो कार्गो शिप होते हैं आप में देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर कार्गो शिप है। कार्गो का मतलब जानते हैं जो कुछ सामान लेकर चलते हैं, सामान लेकर कैरी करते हैं, उनको हम कहते हैं कार्गो शिप। ये सारे आपको कार्गो शिप वगैरह जो है यहाँ आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। अब है वायु परिवहन। आज वायु परिवहन तीव्रतम आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। सबसे बड़ी बात है फास्टेस्ट है, आरामदायक, और लोग बड़ा अपने आप को प्रतिष्ठित मानते हैं। कैसे मानते हैं? बड़ा प्रतिष्ठित मानते हैं। अति दुर्गम स्थान जैसे ऊंचे पर्वत, घने मरुस्थल, लंबी समुद्री यात्राओं को पार कर किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव से देश के उत्तर पूर्वी भाग्य राज्यों में ये सारा परिवहन होता है। और जो नदी अभाव है उनके माध्यम से संघन जल, निरंतर बाढ़, समंतर, ये सारी चीजें पूरी होती हैं। देखिए उत्तर पूर्व राज्यों में वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण साधन है और आप देख चुके हैं कि ये किस प्रकार हमारी कसौटी पर खरा उतरता है। जो हमारा वायु परिवहन है इसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आपका काम करने का प्रयास करता है। आप देख सकते हैं कैसे काम करता है, आप इसको बड़े स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इतना हम लोगों ने इसमें देखने का प्रयास किया कि जल समुद्री परिवहन कैसा है, किस किस माध्यम में ये चलता है, कैसे कैसे आपका कौन कौन से हमारे इंटरस्टेट जल मार्ग हैं, रेल मार्ग कैसे परिवहन हो सकता है, इन सब पर बात की। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।